फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हमारा ये LRAV का यूनिट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट नंबर 20 में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, शॉर्ट में कहें तो सारफेसी। तो हम लोग सारफेसी एक्ट 2002 के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूं कि IIBF के द्वारा जो सिलेबस हमें प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में समझना है। हम लोग जितने टॉपिक जो IIBF के सिलेबस में लिखे गए हैं केवल उसी को टच करेंगे, कुछ भी अननेसेसरी नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को समझना है। उसके बाद डेफिनेशंस, रेगुलेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस, इसे समझना है। उसके बाद है दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जो कैसे इन्फोर्स किया जाता है। फिर सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में समझना है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के बारे में समझना है, और फाइनली हमें मिसलेनियस प्रोविजन के बारे में समझना है। तो चलिए दोस्तों, ये सब टॉपिक है इस चैप्टर में हमें समझना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, द सारफेसी एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। का क्वेश्चन ये है कि सारफेसी एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए, पहला है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। दूसरा है फाइनेंशियल एसेट मीन्स द नॉन परफॉर्मिंग लोन ओनली। सी है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। डी है सिटिंग अबव सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ सारफेसी एक्ट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। तो ये जो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एसेट का मतलब नॉन परफॉर्मिंग लोन, ये गलत है। केवल नॉन परफॉर्मिंग लोन नहीं होता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो जो आपका फाइनेंशियल एसेट है सारफेसी एक्ट के लिए, उसके अंदर दोनों चीज़ आते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सारफेसी एक्ट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, इसके अंदर सिक्योरिटाइजेशन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, इन्फोर्समेंट होगा, और एक सेंट्रल रजिस्ट्री को सेट किया जाएगा। ठीक है, ताकि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें या सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन कर सकें। अब देखिए, लैंडर का जो राइट है किसके ऊपर, ओवर सिक्योरिटीज़। लैंडर जो जिसने लैंड किया पैसा, उसका जो हक है किसके ऊपर, सिक्योरिटीज़ के ऊपर, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट एडवांस। पहले वो लिमिटेड था, ठीक है, और कम इफेक्टिव था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये कब का बात है, ये सारफेसी एक्ट 2002 जो आया उससे पहले का बात है कि जो लैंडर्स का राइट था वो लिमिटेड था और लेस इफेक्टिव था। लेकिन ये जो सारफेसी एक्ट 2002 आया, इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आ गए। किस चीज़ में आ गए मेजर चेंजेस, लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज बाय लेइंग हैंड ऑन सिक्योरिटी। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्ट है सारफेसी एक्ट, ये पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में भी एक्ट लागू होता है, और ये इफेक्टिव हुआ था 21 जून 2002 से। और ये जो एक्ट है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं सच एप्लीकेबिलिटी के लिए। अब क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सारफेसी एक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सारफेसी एक्ट के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन, इट एक्सटेंड्स टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी, इट कम इनटू इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम जून 21, 2002। ऑप्शन सी, इट इज एप्लीकेबल टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ऑप्शन डी, दोज एसेट्स ऑफ द बोरोवर कैन ऑल्सो बी सोल्ड ऑन विच द बैंक डिड नॉट क्रिएट एनी चार्ज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर पूरे भारत में एप्लीकेबल है, ये इफेक्ट में आया था तो 21 जून 2002 से, ये भी सही है। उसके बाद ये जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि दो एसेट ऑफ द बोरोवर कैन ऑल्सो बी सोल्ड ऑन विच द बैंक, ये तो बिल्कुल गलत है। अब जब बैंक उस एसेट पे चार्ज क्रिएट ही नहीं किया है तो कैसे उस एसेट को सोल्ड कर सकती है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारफेसी एक्ट के अंतर्गत वही सिक्योरिटी को बेचा जा सकता है जिसपे बोरोवर ने कुछ चार्ज को क्रिएट किया हो। दोस्तों, पिछला चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, यूनिट नंबर 19 में हम लोग ये समझे थे कि कैसे चार्ज को क्रिएट किया जाता है और कैसे चार्ज को रजिस्टर किया जाता है, और यदि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होता है तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने वो देखा होगा। तो एकदम सीक्वेंस वाइज हम लोग वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चार्ज किस किस तरह का होता है, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, मॉर्गेज, ये सभी के सभी चार्ज के टाइप होते हैं। चलिए, तो ये हम लोग समझ लेंगे सारफेसी एक्ट कब एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है। अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्योंकि आप सिलेबस में देख सकते हैं पहला लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अभी हमारा इंट्रोडक्शन था। तो देखिए दोस्तों, एक केस है मार्डिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक 3 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड दिया था, एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 12(7)(2)। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 17(2) का 17 सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 2 को छोड़ के बाकी सभी सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 17(2) में क्या, आइए जरा देखते हैं। तो सेक्शन 17(2) में क्या है कि व्हेन द लैंडर इंटेंड टू टेक एक्शन ऑफ हिज पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी एसेट
द बोरोवर कैन फाइल एन अपील टू द DRT ओनली आफ्टर डिस्पोजिंग 75% ऑफ द अमाउंट क्लेम बाय द लैंडर। समझने का प्रयास कीजिए, जब भी लैंडर वो एक्शन ले रहा है कि वो सिक्योरिटी एसेट का पोजीशन लेने का, ठीक है, तो बोरोवर जो है जिसने बोरो किया है तो वो क्या कर सकता है, DRT को अपील फाइल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 75% ऑफ द अमाउंट जो लैंडर क्लेम कर रहा है वो उसे डिपॉजिट करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो कंडीशन है डिपॉजिट सब 75% का, ये अनरीजनेबल है, ऑपरेसिव है और आर्बिट्रेरी है, ठीक है, और ये जो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 17(2) को छोड़कर बाकी सभी के सभी जितने भी एक्ट हैं इसके अंदर सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, और 17(2) क्यों नहीं वैलिड है उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सार्फेसी एक्ट वाट एग्जामिन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी किस केस में सार्फेसी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी हम लोगों ने देखा है एक हमारा माडिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये था कब का केस, 2004 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकुलर प्रोविजन वाज सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द सार्फेसी एक्ट इन केस ऑफ माडिया केमिकल। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा प्रोविजन को सजेस्ट किया गया कि उसे आप हटाओ, और ये कौन सा केस था, माडिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। तो दोस्तों ये प्रोविज़न ये था कि जो 75% ऑफ अमाउंट ऑफ लोन का डिपॉजिट था, ठीक है, यदि बोरोवर अप्रोच करेगा DRT को सिक्योरिटी के पोजीशन के अगेंस्ट में, तो ये जो प्रोविज़न था वो उसे अनरीजनेबल लगा, ऑपरेसिव लगा, और इसे उसने हटाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17(2) का सेक्शन के अमेंडमेंट के बाद अब नया क्या प्रोविज़न लाया गया है। तो देख सकते हैं क्या था पहला प्रोविज़न, अब क्या नया लाया गया है और क्यों लाया गया है, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों देखिए अमेंडेड प्रोविज़न क्या है कि बोरोवर DRT को अप्रोच कर सकता है, लेकिन कोई मनी डिपॉजिट नहीं करना होगा, लेकिन यदि DRT को अप्रोच करेगा तो उसे 50% ऑफ ड्यू अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। यानी DRT को अप्रोच करने में कोई मनी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन DRT को अप्रोच करने में दोस्तों, ठीक है, DRT को अप्रोच करने 50% ऑफ ड्यू अमाउंट उसे जमा करना होगा। चलिए तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ बैंक व्हेन इट इज चार्ज टू द बैंक। तो क्या कहा गया है कि जो सेल ऑफ, जो मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लीजिए कोई अचल संपत्ति है, ठीक है, तो उसके सेल में जो हमारा पोजीशन है वो क्या होता है किसी बैंक का, जब वो बैंक के द्वारा चार्ज होता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है, अंडर सार्फेसी एक्ट इट कैन बी सोल्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग पोजीशन, यानी सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत इसे आप बेच सकते हैं पोजीशन लेने के बाद। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी सोल्ड, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी सोल्ड थ्रू कोर्ट इंटरवेंशन ओनली, एंड डी ऑल द अबव करेक्ट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सभी के सभी, ध्यान दीजिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसे आप बेच नहीं सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत इसको आप कोर्ट इंटरवेंशन से ही बेच सकते हैं, और सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत पोजीशन लेने के बाद ही बेच सकते हैं। तो देख सकते हैं तीनों के तीनों एक्ट हैं, और किस रूप में आपके पास ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल है वो कैसे किया जाता है वो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो एक्ट का प्रोविजन है जो कि रिलेटेड है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब देखिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसे हमें इन्फोर्स करना है, उससे रिलेटेड जो एक्ट का प्रोविजन है वो किस केस में अप्लाई होता है, उस केस में अप्लाई होता है जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंट के ड्यू पेमेंट के लिए, ठीक है। यानी सिंपल थिंग आप ये समझिए कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोरोवर टू रिपे लोन, एंड इफ देयर इज अनेबल टू रिपे द सिक्योरिटी फॉर द लोन आर लायबल टू बी सोल्ड। समझिए सिंपल सी बात है, एक बोरोवर है, बोरोवर कौन, जिसने लोन लिया है। अब दोस्तों बोरोवर की ये ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा को चुकाए, लोन को रिपे करे, और यदि वो रिपे नहीं कर पा रहा है तो जो भी सिक्योरिटी रखा गया है लोन के लिए वो उसे बेच दिया जाएगा लोन के रिकवरी के लिए। ये जो लंबा सा लाइन लिखा हुआ है इसका सिंपल मीनिंग यही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोविजन ऑफ सार्फेसी एक्ट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, यानी सार्फेसी एक्ट का जो प्रोविजन है वो किस केस में एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए कर रहा है ऑल एसेट ऑफ द बोरोवर, यानी बोरोवर के सभी एसेट पे। ऑप्शन बी कर रहा है ओनली मूवेबल एसेट ऑफ द बोरोवर, यानी बोरोवर की अचल संपत्ति पे, केवल मूवेबल एसेट पे। तीसरा कर रहा है कि ओनली दो सिक्योरिटी विच हैव बीन चार्ज टू द बैंक टू सिक्योर द लोन, केवल उस सिक्योरिटी पे जिस पे बैंक ने चार्ज किया है लोन को सिक्योर करने के लिए। और ऑप्शन डी कर रहा है केवल उस सिक्योरिटी पे जो कि बैंक के पोजीशन में है। अब बताइए, तो ऑप्शन सी तो साफ सही है कि सार्फेसी एक्ट जो है बैंक उसी सिक्योरिटी पे लगा सकती है जिसे बैंक को चार्ज किया गया है ताकि लोन को सिक्योर किया जा सके। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि आखिर किस चीज़ पे आप चार्ज को क्रिएट कीजिएगा, ऐसे सार्फेसी एक्ट को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, उसी पोजीशन पे जिस पे आपने चार्ज को क्रिएट किया है, चलिए उसी सिक्योरिटी पे। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसा है।
अब हम लोग बैंक के बारे में बात करते हैं। देखिए कौन कौन से बैंक इस सारफेसी एक्ट को फॉलो करना है वो देखते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पूरे भारत में ये सारफेसी एक्ट लागू है, अब किस किस बैंक पे है। तो जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके सब्सिडरी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है दिस डेफिनेशन है एक्सक्लूडेड। हाँ ध्यान दीजिएगा, जो आरआरबीज हैं वो नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सारफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबीज। क्वेश्चन आपके सामने है, सारफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बैंक। तो बैंकिंग कंपनीज में तो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी भी सही है, एसबीआई हो या इसके एसोसिएट हो, आप तो रहे नहीं। और जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें भी ये सारफेसी एक्ट लागू होता है। रीजनल रूरल बैंक बिल्कुल नहीं, आरआरबी में ये रूल नहीं लागू होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों बैंक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब बात करते हैं बोरोवर के बारे में। बोरोवर का मीनिंग क्या होता है, आखिर बोरोवर से हम क्या समझते हैं। तो वो पर्सन जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट किया गया है किसी बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उसे हम लोग बोरोवर कहते हैं। और जिसने गारंटी दिया है, या ऐसा भी कर सकते हैं जिसने मॉर्टगेज क्रिएट किया है या प्लेज क्रिएट किया है सिक्योरिटी के रूप में, यानी जिसने मॉर्टगेज या प्लेज सिक्योरिटी के रूप में जमा किया है क्योंकि उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है किसके द्वारा, बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो जो भी ऐसा करता है उसे हम लोग बोरोवर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने, अंडर सारफेसी एक्ट द टर्म बोरोवर डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सारफेसी एक्ट के अंतर्गत बोरोवर के अंदर कौन सा टर्म नहीं आता है। द पर्सन हु हैड बीन ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक और एफआई, द पर्सन हु हैड गिवन गारंटी फॉर द लोन, द पर्सन हु हैज क्रिएटेड मॉर्टगेज टू सिक्योर द लोन, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, बोरोवर जो है, बोरोवर कौन नहीं आता ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट किया गया है बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ये तो सही है, अभी हम लोगों ने देखा है द पर्सन हु हैज गिवन गारंटी फॉर लोन, तो ये भी सही है। द पर्सन हु हैज क्रिएटेड मॉर्टगेज, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज विल करेक्ट, यानी सभी के सभी इसमें सही है, कोई भी गलत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बोरोवर। हम लोगों ने बैंक समझ लिया, बोरोवर समझ लिया, अब जरा सेंट्रल रजिस्ट्री की जो बात हो रही है वो समझते हैं। तो सेंट्रल रजिस्ट्री का मतलब एक रजिस्टरिंग ऑफिस होगा जिसका सेटअप किया गया है। किस लिए सेटअप किया गया है, कौन सेटअप किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ठीक है। विद दिस प्रपोज सेटअप ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट सिक्योराइजेशन, जितने भी एसेट सिक्योरिटाइजेशन के ट्रांजेक्शन होंगे या जो रिकंस्ट्रक्शन के ट्रांजेक्शन होंगे या जो भी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट करने के होंगे, उसको उन सभी ट्रांजेक्शन को इस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये अथॉरिटी कौन है, तो हमारा अथॉरिटी है सेंट्रल रजिस्ट्री, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो रजिस्ट्रेशन बेसिस पे ऑपरेट होगा, ठीक है। और जो रजिस्ट्री है वो एक आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फॉर द लैंडर को भी मेंटेन करेगा। तो ये सब काम है आपका सेंट्रल रजिस्ट्री का। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एसेट सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद। तो किससे रजिस्टर्ड करना होगा, तो ये सेंट्रल रजिस्ट्री से रजिस्टर्ड करना होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, next question is the priority of charge under the central registry provision under SARFAESI Act shall be on basis of। तो जो चार्ज का जो प्रायोरिटी है सेंट्रल रजिस्ट्री प्रोविजन के अंतर्गत सारफेसी एक्ट में वो किस बेसिस पे होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इन टाइम रजिस्टर टू गेट प्रायोरिटी ओवर द पर्सन डूइंग रजिस्टर लेटर टाइम। यानी समझिए, जो चार्ज का प्रायोरिटी होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो पहले जो रजिस्टर किया गया है उसको पहले और जो बाद में किया गया उसका बाद में। दोस्तों डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करते हैं। जब बोरोवर नहीं पे कर पा रहा है प्रिंसिपल डेट को या इंटरेस्ट को, ब्याज नहीं पे कर पा रहा है, जो मूलधन है वो पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, या कोई भी अमाउंट अदर पेबल टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ड्यू टू सच नॉन पेमेंट, अब मान लीजिए नॉन पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो अकाउंट होगा वो एनपीए में चला जाएगा। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो दोस्तों एज पर आरबीआई गाइडलाइन उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। समझ में आया आपको, यानी सिंपल सी बात है, कोई बोरोवर है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है और उसका खाता एनपीए में चला गया, तो ऐसे केस को हम लोग डिफ़ॉल्ट अकाउंट कहते हैं। ये आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब है। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि राइट ऑफ सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का राइट लेना है। सिक्योरिटी इन्फोर्स करने के लिए जो राइट है उसको लेने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत, तो सारफेसी एक्ट के अंतर्गत एक डिफ़ॉल्ट कमिटेड है बैंक के, कमिटेड टू बाय द बोरोवर, यानी कि कुछ डिफ़ॉल्ट होना चाहिए तभी इस एक्ट को आप लागू करेंगे ना। डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। कोई डिफ़ॉल्ट कमिट होगा बोरोवर के द्वारा तभी तो आप इस एक्ट को लागू करेंगे, ठीक है। और जो क्रेडिटर होना चाहिए वो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होना चाहिए। देखिए समझिए बात को, बोरोवर का अकाउंट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए और जो क्रेडिटर का अकाउंट है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होना चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसका कोई राइट नहीं है, उसका कोई हक नहीं है इस एक्ट से रिलेटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोरोवर का अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो, क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल है, अब आपके सामने एक केस में ले रहा हूँ। देखिए मारिया केमिकल केस था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बैंक के द्वारा आर्ग्यूमेंट दिया गया कि बैंक जो है एनपीए अकाउंट तभी क्लासीफाई कर सकती है अपने डिसीजन के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और कहा कि ये जो है आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार ही
होगा, यानी अपना बैंक कोई गाइडलाइन नहीं ला सकती। आरबीआई का गाइडलाइन ये कहता है कि आपका जो क्रेडिटर है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होना चाहिए, और जो बैंक है और जो आपका बोरोवर है वो उसका अकाउंट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तभी आप इस एक्ट को लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सरफेसी एक्ट के प्रोविजन में? ऑप्शन नहीं करा, द एक्ट बिकम एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट, ये तो बिल्कुल सही है। द बैंक कैन क्लासिफाई द अकाउंट एज एनपी एज पर डिसीजन, ये तो बिल्कुल गलत। यही तो बैंक ने कर दिया इस वाले केस में, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए जरा सी और डी भी पढ़ लेते हैं। ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन प्रोसीड अंडर सरफेसी एक्ट, बिल्कुल सही। और डी कह रहा है द सेंट्रल रजिस्ट्री विल आल्सो सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेंडर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा सेंट्रल रजिस्ट्री है वो जो लैंडर का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है उसे वो क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ों को पॉइंट को समझ रहे हैं, बोरोवर कौन है, बैंक कौन है, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो रहा है, देख सकते हैं, और क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जो कि पेड पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो जिसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। अब दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी कोई लोन को ग्रांट करेगी या एडवांस देगी, ठीक है, या मान लीजिए कि डिवेंचर के लिए सब्सक्रिप्शन देगी या बॉन्ड देगी, या मान लीजिए कि गारंटी देगी या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी या कोई और फैसिलिटी देगी, तो इसे ही हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो देखिए क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, एलसी हुआ, फिर आपका क्रेडिट फैसिलिटी हुआ, या गारंटी हुआ, या बॉन्ड हुआ, लोन हुआ, एडवांस हुआ, सब कुछ के ये सब फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, अंडर सरफेसी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंट। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंदु ऐसा है जो कि सरफेसी जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट के अंदर नहीं आता है? ऑप्शन नहीं कर रहा है, लोन और एडवांस बिल्कुल सही आता है, सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड एंड डिवेंचर ये भी आता है, गिवन गारंटी और इशूड लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी आता है। तो दोस्तों सभी के सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ सरफेसी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ज वाज नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट। सरफेसी एक्ट के इनैक्टमेंट से पहले आपके सामने कुछ चार्ज दिया गया है, कौन सा पहले भी किसी भी एक्ट में नहीं डिफाइन था? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन है प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, मॉडगेज। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाइपोथिकेशन का डेफिनेशन सरफेसी एक्ट में ही दिया गया है, और सब एक्ट का डेफिनेशन आपको पता होगा, एक का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, एक का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कौन सा प्रोविजन किस एक्ट के अंदर आता है। लेकिन जो हाइपोथिकेशन वाला पार्ट है वो किसके अंदर आता है दोस्तों? सरफेसी एक्ट के अंदर आता है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब जरा हाइपोथिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाइपोथिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लिया है। तो हाइपोथिकेशन का मतलब क्या हुआ? चार्ज, आप देखिए हाइपोथिकेशन जब भी दिमाग में आया आप समझिए कि चल संपत्ति है, और जब भी आपका मॉर्गेज आया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, यानी अचल संपत्ति होता है। जैसे आपका बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, ये सब इमूवेबल है, और कार हुआ जिसको आप मूव कर सकते हैं, जो चल सकता है, तो वो हमारा हाइपोथिकेशन होता है। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग हो या फ्यूचर हो, बोरोवर के द्वारा क्रिएट किया गया हो, किसके फेवर में? सिक्योर क्रेडिटर के फेवर में, तो इसे हम लोग हाइपोथिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि मान लीजिए कि विदाउट डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू सच क्रेडिटर एज सिक्योरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेफिनेशन हाइपोथिकेशन गिवन सरफेसी एक्ट। इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है जो कि किससे रिलेटेड है? सरफेसी एक्ट में जो हाइपोथिकेशन का डेफिनेशन दिया गया उससे रिलेटेड। पहला ऑप्शन, इट इज अ चार्ज ऑन इमूवेबल एसेट, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये तो मूवेबल पे होता है। द एसेट कैन बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एसेट, ये तो बिल्कुल सही है, जो एसेट है वो तो या एग्जिस्टिंग हो या फ्यूचर वाला हो। ऑप्शन सी है कि इट इज़ अ चार्ज विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पोजीशन को, जो भी आपका पोजीशन है उसे आप डिलीवर नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर आप कार को ले लीजिए, कार आप खुद चलाएंगे, कार आप बैंक में जमा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यही हाइपोथिकेशन और प्लेज में अंतर होता है। प्लेज में क्या करते हैं आप कि जो आपका पोजीशन है वो बैंक के पास रहता है, आपका जो गोल्ड सोना होता है, सोना हमेशा प्लेज में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोना जो है एक प्लेज है, प्लेज के रूप में चार्ज क्रिएट किया जाता है सोना पे। लेकिन आपका कार हुआ, आपको कोई व्हीकल हुआ, उस पर हाइपोथिकेशन किया जाता है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगा? बोरोवर के पास रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, दिस इज चार्ज विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन, डिलीवर नहीं करते पोजीशन को। इट इज क्रिएटेड बाय बोरो इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, ये भी सही है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है? ऑप्शन ये तो साफ साफ कहने गलत है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये मूवेबल पे भी होता है। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक फैक्ट है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है कि हाइपोथिकेशन किस में होगा, प्लेज किस में होगा। यही सब तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बहुत सारे लोग गलती करके आ जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को रिविजन पर्पज के लिए आप इस पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। तो होता क्या है, ये एक ऐसा एसेट होता है जिसके अकाउंट पे बोरोवर, देखिए एक तरह का आपका इसलिए क्लासिफाई किया जाता है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस एसेट। ठीक है, और दोस्तों अब
आपको पता होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस द अकाउंट ऑफ बोरोवर विच इज क्लासिफाइड बाय बैंक एज, तो वो बैंक ने कैसे क्लासीफाई किया उसे, या तो सब स्टैंडर्ड होगा, या डाउटफुल होगा, या लॉस होगा, तीन ही चीज़ हो सकता है। एनपीए जाने का मतलब है, एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में कभी एनपीए नहीं जाएगा, या तो वो सब स्टैंडर्ड होगा, या तो वो डाउटफुल होगा, या तो वो लॉस होगा। यदि ये तीनों का तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन लागू है, वो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो हमारा वही होता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। चलिए अब बात करते हैं ऑरिजिनेटर का। ऑरिजिनेटर कौन होता है? कोई भी फाइनेंशियल एसेट का ऑनर को हम लोग ऑरिजिनेटर कहते हैं, जो कि एक्वायर किया जाता है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के द्वारा या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ऑब्लिगर मतलब अ पर्सन लायबल टू पे टू द ऑरिजिनेटर वेदर अंडर और कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, ठीक है। इसके अंदर बोरोवर भी आता है। तो दोस्तों ऑरिजिनेटर और ऑब्लिगर का मतलब क्या होता है? तो ऑरिजिनेटर का मतलब वो पर्सन जिसने लोन दिया है, ठीक है, या जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, और ऑब्लिगर मतलब वो पर्सन जो कि लायबल है। सिंपल सी बात है। ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ लोन? तो जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, जिसने लोन दिया है, वही हमारा ऑरिजिनेटर होता है, जिसे हम लोग क्रेडिटर भी कहते हैं। और दोस्तों जिसने लोन लिया है वो हमारा होता है ऑरिजिनर, ठीक है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। और ऑब्लिगर, सॉरी। अब प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, कोई डेप्ट होगा, या कोई राइट टू रिसीव पेमेंट होगा, रिसेबल होगा, इंटेंजिबल एसेट होगा। ये सभी के सभी हमारे प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन है इन प्रॉपर्टी में किसे इंक्लूड नहीं किया गया है? पहला है इंटेंजिबल एसेट, दूसरा है मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट, तीसरा है डेप्ट एंड रिसीवेबल, चौथा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सभी के सभी आते हैं, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे वो मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट हो, डेप्ट हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं QIB। QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देखिए ऐसा बायर का मतलब क्या हुआ कि कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई बैंक या कोई स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कोई स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कोई ट्रस्टी या कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? म्यूचुअल फंड के बिहाफ में, या प्रोविडेंट फंड के बिहाफ में, या ग्रेचुइटी फंड के बिहाफ में, या पेंशन फंड के बिहाफ में, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बिहाफ में, क्योंकि सेबी एक्ट 1992 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए तो इसे हम लोग कहते हैं QIB। QIB क्या है दोस्तों? एक बोरोवर है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो डेफिनेशन है, इसके अंदर बहुत तरह के QIB आते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो भी कंपनीज 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है वो नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो QIB है उसके अंदर कौन से हमारे कंपनी इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको बुक में वही पॉइंट पढ़ना है जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको चीज़ें एक एक पॉइंट याद हो जाएंगी। आप कहीं से भी MCQ को सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से आप सभी चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ कैटेगरीज को कवर किया गया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म QIB? तो फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट। दोस्तों डी करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। तो कंपनी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्म किया गया है और कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। वो कंपनीज एक्ट कब का? 1956 का, उसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि सार्फेसी एक्ट में रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या हुआ? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी, अ कंपनी सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब्सिडियरी ऑफ बैंक। तो याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर सेटअप किया गया है, किस पर्पज़ के लिए? एसेट रिकंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय द सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द ऑरिजिनेटर, ठीक है। सच एन एक्विजिशन में बी रेजिंग ऑफ फंड बाय सच सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द QIB और बाय इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट अदरवाइज। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। क्योंकि ये टॉपिक लेसन काफ़ी बड़ा है तो हम लोग इसे पार्ट वाइज कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नॉन एप्लीकेबिलिटी और प्रोविजन ऑफ सार्फेसी एक्ट को देखेंगे, किस किस केस में सार्फेसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल होता है, और भी कुछ पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहेगा इस चैनल के साथ, निश्चित रूप से आपको वीडियो तुरंत ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।